हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वर्ग के बारे में। और मित्रों, यह वर्ग के संदर्भ में एक इंट्रो वीडियो होगा। फिर भी इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखेंगे। और इस वर्ग को स्टार्ट करने से पहले इस वर्ग की इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका क्या महत्व है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है। मित्रों, हम जानते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड ये तीन ही पार्ट होते हैं, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और मित्रों, हम यह भी जानते हैं कि बिना सब्जेक्ट का कुछ लिखना संभव है, कुछ बोलना संभव है, लेकिन और बिना अदर वर्ड का भी कुछ लिखना और बोलना संभव हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का कुछ भी लिखना या बोलना संभव नहीं होता है। इस बात को एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा दूं। जैसे मित्रों, मैंने बोला राम गोज देयर, समझ रहे हैं ना। या मान लीजिए इस बात को ऐसे समझिए, दे गो देयर, एक सेंटेंस लिखा मैंने, तो इसका मीनिंग है कि वे लोग वहां जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला मित्र कि बिना सब्जेक्ट का भी कोई भी वाक्य मतलब कुछ भी बोलना या लिखना संभव है। जैसे कि यहां से हम सब्जेक्ट को उड़ा देते हैं, यहां से इस दे को हटा देते हैं, तो यह गो देयर का मीनिंग है वहां जाओ। समझ रहे हैं। ये अलग बात है कि इसका सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ है, लेकिन है नहीं ना। तो यहाँ पर क्या है कि गो देयर का भी अपने आप पे एक मीनिंग है। और मित्र, यहाँ पर हम दे लिखते हैं और यहाँ से देयर को उड़ा देते हैं, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के भी अपने आप में कुछ बोलना लिखना संभव है। इसका मीनिंग है वे लोग जाते हैं। लेकिन मित्रों, मैं क्या करता हूं कि दे गो देयर में से हम केवल इस गो को उड़ा देते हैं। अब बताइए, क्या ऐसा लिखना और ऐसा बोलना संभव है? नहीं है। तो मित्र, यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर बिना सब्जेक्ट का कुछ बोलना लिखना संभव हो सकता है, बिना अदर वर्ड का कुछ बोलना लिखना संभव हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का कुछ भी लिखना बोलना संभव नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से वर्ब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, आप इस बात को समझ सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ब को एक इंट्रो पार्ट की तरह बताएंगे, लेकिन फिर भी इसमें हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। अक्सर बातों को ओरली डिफाइन किया जाएगा, अतः आपको समझ में नहीं आता है या लग रहा है कि लिखा हुआ नहीं है, तो वीडियो को पॉज कर आप मेरी बातों को लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब किसे कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवॉर्ड यानी एक ऐसा शब्द दैट जो सोच दिखाता है डूइंग आर बेइंग, समझ रहे हैं ना, डूइंग आर बेइंग समथिंग, यानी कि कुछ होने या करने को इज कॉल्ड वर्ब, उसे क्रिया कहते हैं। इस बात को हम अपने शब्दों में बता दें तो कहना ये चाह रहा है कि कोई भी ऐसा शब्द जो कुछ करने या कुछ होने को डिनोट करता है उसे वर्ब कहते हैं। मित्रों, जैसे मैंने कहा गो, तो गो का मतलब होता है जाना, समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ करने को बताया मैंने, कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, सॉरी मतलब कुछ कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्ब, क्योंकि डूइंग को दिखा रहा है। और कोई भी ऐसा शब्द जो कुछ होने को बताए, जैसे मित्र जब हम सेंटेंस बोलते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं बताया जा रहा है, मैं कुछ हूँ, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये जो एम वर्ड है यह बताता है होने को, कि मैं कुछ हूँ, तो इसलिए एम क्या है? एक वर्ब है। यही बात ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा शब्द जो कुछ करने या कुछ होने को डिनोट करता हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। आई होप वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि वर्ब के कितने काइंड्स हो सकते हैं। तो मित्र, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ब के मुख्य रूप से दो काइंड्स हो सकते हैं। ये पहला है आपका हेल्पिंग वर्ब, और मित्र इसका एक और भी नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ के रखिएगा, इसी को लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, और इनको शॉर्ट में हम लोग एच भी, और इसको शॉर्ट बनाए तो हम लोग ए डॉट भी कहते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब को मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसको हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ पे देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होता है इनकी संख्या, एनो का मतलब है नंबर, इनकी जो संख्या होती है वो 24 होती है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आगे अभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल कितनी होती है? 24। ये बात को याद रख लीजिए। आगे कह रहा है कि इसकी रिकॉग्निशन, यहाँ पे इसका मतलब है रिकॉग्निशन, पहचान। मित्र, इसका कोई पहचान नहीं होता है,
यह 24 ही होता है, तो इसको रट के याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या है। और आगे देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, ये जो होता है यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो फिलहाल इसको ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं इस मेन वर्ब के बारे में, तो मेन वर्ब क्या कह रहा है कि मेन वर्ब की जो नंबर यानी जो संख्या होती है, इस साइन का मतलब मैथ में आप समझ सकते हैं इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनिश्चित होती है, ठीक है। और इसकी रिकॉग्निशन मित्र होती है ना, ने, नी। इस बात को एग्जांपल के जरिए समझ लीजिए, कोई भी ऐसा शब्द जिसके लास्ट में या जो सामान्यतः ना, ने, नी पे समाप्त हुआ हो, वह 90% क्या होता है, मेन वर्ब ही होता है। और कुछ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कुछ लोग इस तरह के एग्जांपल आपसे उठा लेंगे कि चलिए बताइए खिलौना क्या है, तो इस बात को याद रखिएगा, ना, ने, नी के साथ एक चीज और जोड़ लीजिएगा कि वह कुछ करने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि ये दो चीजों को शामिल करके हम आप किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं, किसी शब्द को कि वो वर्ब है कि नहीं है, तो 100% वो गलत नहीं होगा। चलिए मानते हैं इसमें ना है, तो क्या ये कुछ करने को बता रहा है, कुछ करने को नहीं ना, खिलौना कुछ करने को नहीं कह रहा है, तो इसलिए ये क्या है, वर्ब नहीं है। लेकिन अक्सर जो है 90% नहीं 99% ये कह लीजिए कि जिसमें ना आएगा वह वर्ब ही होगा, यदि आप उसमें ये अभी लॉजिक लगा लेते हैं कि कुछ करने को दिखा रहा है कि नहीं। जैसे कि देखिए, हमने कहा खेलना, हमने कहा दौड़ना, हमने कहा पढ़ना, हमने कहा लिखना, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये सब क्या है, ना, ने, नी आ रहा है ना, तो ये सभी के सभी वर्ब हैं। तो इसका पहचान है मित्र, इसका पहचान नहीं है। इसकी संख्या अनिश्चित है, उसकी संख्या निश्चित है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब केवल और केवल प्लूरल होता है। इस बात को दिमाग में हेडलाइन बना के रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि इस हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा अच्छे से कैटेगराइज किया गया है। फिलहाल नामकरण और कुछ बातें हम ओरली बताएंगे जो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। अगला है मॉडल्स और अगला है सेमी मॉडल्स, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में 11 वर्ब को रखा गया है, मॉडल्स में 10 वर्ब को रखा गया है और सेमी मॉडल में 3 वर्ब को रखा गया है। आइए देख लेते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब में 11 वर्ब कौन सा है। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, समझ रहे हैं। और ये बहुत आसान है इसको याद करना, क्योंकि हैज, हैव, हैड अपने आप में एक फैमिली की तरह लगता है, डू, डज, डिड अपने आप में एक फैमिली लगता है, वाज, वर फैमिली है, इज, एम, आर फैमिली है। आसानी से आप याद कर जाएंगे इसको। अगला है ये आपका मॉडल जो 10 होते हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि कैन है, कुड है, मे है, माइट है, देख रहे हैं ना, ये भी आपस में मिलता जुलता। तो विल है, वुड है, सेल है, शुड है, मस्ट है, आर टू है। तो इस तरीके से 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल्स। अगला कह रहा है सेमी मॉडल्स, जैसे कि नीड है, डेयर है और इज टू है। और यही वो 24 वर्ब है जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मित्र देखते हैं ये मेन वर्ब कैसी कैटेगरी क्या क्या होती है। इससे पहले ये थोड़ा थोड़ा कुछ बातें हैं, यहाँ पे 1-2 बातें हैं, उस चीज को हम लोग साथ ही साथ समझते चलेंगे। जैसे हमने लिखवाया मित्र यहाँ पर कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये इसकी कोई पहचान नहीं होती है, तो पहचान नहीं है निश्चित कर लीजिए। लेकिन हमने लिखवाया कि ये सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है, समझ रहे हैं। तो इसमें से कैसे पहचानेंगे हम कि कौन कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन कौन सी वर्ब प्लूरल है। लोग रट्टा मरवाते हैं कि इज सिंगुलर होता है, वाज सिंगुलर होता है, डज सिंगुलर होता है, हैज सिंगुलर होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसको एक आसान ट्रिक हम बता देते हैं। और ट्रिक बताने से पहले एक छोटी सी बात कि यहाँ पर जो मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, ये जो 2 कैटेगरी है ना, ये ना तो सिंगुलर होती हैं ना प्लूरल होती हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होती हैं। ये केवल जो पहली कैटेगरी है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसी के अंदर आने वाली कुछ वर्ब हैं जो सिंगुलर प्लूरल हो सकती हैं। और इसमें भी एक कमाल की बात यह है कि ये जो डिड होता है यह नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है, और हैड भी नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। और बाकी ये जो 9 वर्ब बच गई, उस 9 वर्ब को रटना नहीं है। यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना है कि कोई भी ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में एस या ईएस या फिर आईईएस लगा मिल जाए, उस शब्द को हम लोग सिंगुलर में काउंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे देखिए, आप बचपन से आप बताइए खुद के रटे हैं कि नहीं कि सिंगुलर होता है, वाज सिंगुलर होता है, डज सिंगुलर होता है, हैज सिंगुलर होता है, रटे हैं ना। लेकिन आप बताइए इज में यस आया कि नहीं है, इसलिए ये सिंगुलर है। वाज में भी यस आ रहा है इसलिए सिंगुलर है, हैज में भी यस आया है इसलिए सिंगुलर है, समझ रहा है ना। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, डज में यस आ रहा है, यस तो ये सिंगुलर है। लेकिन आप बताइए मित्र, आर में क्या यस आया, नहीं आया। वर में क्या यस आया, है में क्या यस आया, डू में क्या यस आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या होता है, ये प्लूरल होता है।
ठीक है। और इस तरीके से जो है एक संक्षिप्त जानकारी जो है इसको याद रखना है। और एक छोटी सी बात इस मॉडल के संदर्भ में आप याद रखिएगा कि ये जो मॉडल्स होता है मित्र, ये मैंने कहा कि नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे मान लीजिए आप इज लगा रहे थे तो इससे पहले सब्जेक्ट को भी तय करना पड़ेगा। आप यहाँ पे यू नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे दे नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं ना। आप यहाँ पर मतलब इस तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट नहीं, राम एंड श्याम नहीं लगा सकते। लेकिन इसके साथ क्या लगा सकते हैं आप, ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, राम केवल लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इस तरह के सिंगुलर सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मॉडल न तो सिंगुलर न तो प्लूरल। इसका मतलब यही होता है कि आप देखिए यहाँ पे मैंने बोला कैन और पूछा कि कैन से पहले कौन सी वर्ब आएगी, कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। इसका मतलब यही हुआ, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से मॉडल्स न तो सिंगुलर होता है न तो प्लूरल, ठीक है। और एक कमाल की बात और कि जब भी इस मॉडल का प्रयोग कहीं किसी सेंटेंस के अंदर किया जाएगा तो उसके बाद जब कोई मेन वर्ब, समझ रहे हैं ना, कोई वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, अपने आप में ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जब कोई मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया गो कम एज नाने नी वाला वर्ब, तो फिर वो हमेशा V1 के फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। इस बात को एग्जांपल के जरिए समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा आई कैन और कहीं किसी ने बोला डू ईट, समझ रहे हैं, आई कैन डू इट, इसको मैं साफ लिख देता हूं, आई कैन डू इट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है, लेकिन गलती से भी यदि कोई कह देगा आई कैन डन इट, समझ रहे हैं ना, तो ये सेंटेंस 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डन क्या है, V3 है। मतलब कि ये देखिए डू आपका V1 था ना, तो मॉडल हमेशा V1 लेगा। इस बात को एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। यही बात यहाँ पे बताना था। और उसी तरह से ये आपका सेमी मॉडल भी क्या होता है, नो सिंगुलर और नो प्लूरल, ठीक है। और बाकी इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में जो है, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, वहां पर इस वर्ड को डिटेल से पढ़ा जाएगा। इन सबका अलग अलग यूज भी देखेंगे हम लोग कि कैन कुड का यूज कहाँ होता है, मे मैट का, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर देखेंगे। चलिए देखते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो यहाँ पे मेन वर्ब के अंदर कुछ सब कैटेगरी बांटी गई है। जैसे कि पहली कैटेगरी एक ग्रुप में रखा गया है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को। मित्रों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको फॉर्म के आधार पे बांटा गया है। और फॉर्म के आधार पे क्या मतलब, आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ब होती है उसके 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से फॉर्म के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, रेगुलर और इरेगुलर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इंट्रो करा देते हैं, बता देते हैं, पहचान करा देते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर किसे कहते हैं। तो मित्रों रेगुलर उसे कहते हैं कि जिसका भी V2 और V3, समझ रहे हैं ना, ED या फिर D या फिर IED लगा करके बनता हो, उसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जिनका V2 और V3 जो है इनको छोड़ करके किसी अन्य फार्मूले से बनता है, उसको हम लोग इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे मित्र आपने लिखा प्ले, तो प्ले में ED लगाया तो इसका V2 है और यही इसका V3 भी होता है, तो इसको रेगुलर कहेंगे। और यहीं पे मान लीजिए मैंने लिखा कैच या मैंने लिखा गो, तो गो का अगला होता है वेंट, समझ रहे हैं ना। तो ये कैसे बना किसी को पता भी नहीं है, और वैसे इनको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर, क्योंकि इसमें ईडी नहीं लगा, समझ रहे हैं ना। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। ये इंट्रो वीडियो है मित्र, घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस ओनली समझ लेना है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आएंगी, जो अपने साथ क्या लेके आएंगी, ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ रहे हैं ना, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा देते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेके आएंगी। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है मित्र, ऑब्जेक्ट ये होता है कि जैसे कर्ता ने कोई काम किया और उस काम का प्रभाव यदि अदर वर्ड पे पड़ता है तो उस अदर वर्ड का नाम ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने कहा राम इट्स, तो राम ने काम किया खाने का। अब क्या खाया जी, तो मान लीजिए मैंने बोला अ मैंगो, तो राम ने क्या खाया, एक आम। तो अब बताइए कर्ता ने काम किया, क्या काम किया, खाने का, और ये खाने का काम किस पर हुआ, आम पर हुआ। तो आम पर इस एक्शन का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा ना, तो इसलिए इसका नाम होगा ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं
कि जो कहीं किसी वाक्य में यदि आएंगी तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके ही आएंगी, वरना सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। यदि यहाँ पर आप इस मैंगो को हटा देते हैं तो इसका मीनिंग होगा राम खाता है। आपको लगेगा सही तो है, हाँ सही जरूर है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ये अधूरा है। राम खाता है क्या, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये ईट जो वर्ब है यह अपने साथ एक ऑब्जेक्ट इसको चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या, बोलिए, इस वर्ब का नाम होगा ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके नहीं आती हैं, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट लेके नहीं आने का क्या मतलब है कि जब वर्ब का प्रभाव, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, जब इस वर्ब का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़ रहा है तो इस अदर वर्ड का नाम ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, समझ रहे हैं। और इस वर्ब का नाम क्या हो जा रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एक दूसरे में शब्दों मैंने क्या बोला कि यदि जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, यदि कर्ता ने काम किया और इसका प्रभाव इस अदर वर्ड पर नहीं पड़ा, समझ रहे हैं, तो इस अदर वर्ड का नाम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। मित्रों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आप अच्छे से पहचान जाएंगे, इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। फिलहाल समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए, कर्ता ने काम किया, इसका प्रभाव यदि अदर वर्ड पे नहीं पड़ा तो फिर इस अदर वर्ड का नाम कॉम्प्लीमेंट होगा और उस वाक्य में प्रयुक्त इस वर्ब का नाम होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, समझ रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है जैसे मैंने कहा कि राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है, राम ने काम किया जाने का, देखिए, और ये कहाँ पे गया जी, पटना। अब बताइए इस पटना पे इस एक्शन का क्या प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि पटना में जैसे कदम रखा तो पटना डगमगाने लगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पटना प्लेस का नाम है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस पटना को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट और इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं मित्र, तो मित्र कुछ सेंटेंस में कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि आप उसका सब्जेक्ट कितना भी बदलते रहिए लेकिन वो अपना रूप नहीं बदलती हैं। सिंपल सा समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी वर्ब, किसी वाक्य में प्रयुक्त कोई भी ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज करती हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट, ठीक है। आज जो अपने फाइनाइट, आज जो अपने आप को चेंज नहीं करती है। शायद आप कंफ्यूज हो गए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कोई भी किसी भी वाक्य के अंदर प्रयुक्त कोई ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज करती हो उसे फाइनाइट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करती है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इस बात को एग्जांपल के जरिए हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यह बताइए यदि प्लूरल है तो यहाँ पर इसलिए वांट में यस नहीं लगा हुआ है, अलग बात है, ठीक है। और यहाँ पे है टू स्पीक, दो वर्ब है, अपने आप में भी एक वर्ब है और स्पीक भी एक वर्ब है। अब देखिए यदि इस आई को हटा करके मैं यहाँ पर ही करता हूँ तो ही सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे वांट्स कहना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर। और अभी बताए हैं कि कोई भी ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में यस या यस या आईएस लगा मिल जाए उसको सिंगुलर कहना है। तो मित्र यहाँ पे यस लगा मिल गया, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये जब बदला सब्जेक्ट, तो देखिए वांट के जगह पे वांट्स हो गया ना, तो इसलिए ये बदल गया, समझ रहे हैं। लेकिन आप बताइए स्पीक बदला, नहीं बदला। तो जो बदल रहा है सब्जेक्ट के अनुसार खुद को चेंज कर रहा है, समझ रहे हैं, तो फिर उसका नाम होगा फाइनाइट वर्ब। आज जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है उसका नाम होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बताइए यहाँ पर वांट क्या हुआ, एक क्या हुआ, ये फाइनाइट वर्ब, और ये नॉन फाइनाइट स्पीक हो गया, क्योंकि स्पीक नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज और कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं जो अपने आप को चेंज नहीं कर रही हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को क्या आती है कि सर देखिए फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब फिक्स नहीं होती हैं, किसी भी वर्ब को हम लोग फाइनाइट, किसी भी वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट कह सकते हैं। ये निर्भर करता है कि उस वाक्य में उसका प्रयोग मतलब कि किसी भी वाक्य में वर्ब का प्रयोग किस तरह से किया गया है। यदि उस पर सब्जेक्ट का शासन है तो फिर वह वर्ब कहलाने लगेगी फाइनाइट, और यदि सब्जेक्ट का शासन नहीं है तो वही वर्ब कहलाने लगेगी नॉन फाइनाइट। तो इसमें फिक्स नहीं होता है, ठीक है मित्र। और यहाँ पर नॉन फाइनाइट को हम लोग
तीन भागों में बांटे हैं, इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। यहाँ पर इंफिनिटिव क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा में लोग बताते हैं कि 2 + V1, मतलब कि V1 से पहले 2 लगाना इंफिनिटिव होता है। और जिरंड क्या होता है, तो लोग कहते हैं कि V1 + ing, समझ रहे हैं, V1 + ing। जब हम क्रिया में लगा देते हैं ing तो उसका नाम जिरंड हो जाता है। लेकिन इस बात को हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि जिरंड इंफिनिटिव का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब किसी भी वाक्य का कर्ता कोई क्रिया बन जाए तो उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि धूम्रपान करना, ध्यान दीजिए, धूम्रपान करना, और आगे बोले कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, समझ रहे हैं, हानिकारक होता है। तो यहाँ पर हानिकारक होता है, क्वेश्चन करिए क्या। और यदि सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले हमने एक सीरीज बनाया है 10 से पहले का बेसिक, और उसमें जो है ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मैंने बेसिक के संदर्भ में डाला है। वहां से उस वीडियो लेक्चर जाइए, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए और वहां से इस बेसिक को आप देख के समझ सकते हैं। तो वहां पे आपको सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल अच्छे से ज्ञान दिया गया है कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है कि भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्या, तो धूम्रपान करना। तो इसके बारे में बात हो रही थी, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इस वाक्य का कर्ता क्या बन गया, क्रिया बन गया। तो जब कंडीशन ऐसी हो जाए तो उस कंडीशन में ही हम लोग इंफिनिटिव या जिरंड का प्रयोग करते हैं। अगला है पार्टिसिपल, और यही लास्ट होगा इस वीडियो का। पार्टिसिपल क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, जब किसी भी वर्ब का प्रयोग किसी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कर दिया जाए तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं। इससे आसान क्या होगा, ऐसे मान लीजिए आप कहेंगे कि सर एडजेक्टिव होता क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है जी, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरीके से कह रहा है कि जब किसी भी वाक्य में किसी क्रिया का प्रयोग किसकी तरह कर दिया जाए, एडजेक्टिव की तरह कर दिया जाए तो उसको हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। इस बात को देखिए कितना आसानी से हम समझा सकते हैं आपको। जैसे आपने सुना होगा ब्रोकन ग्लास, समझ रहे हैं ना, ब्रोकन ग्लास, इसका मतलब होता है मित्र टूटा हुआ ग्लास। और नहीं भी सुने होंगे तो आप इसको गूगल वगैरह कहीं पर भी डाल के पूछिए कि ब्रोकन ग्लास का क्या हिंदी है, तो आंसर आएगा टूटा हुआ ग्लास। अब आप बताइए मित्र, अपने आप में ब्रोक, देखिए ब्रेक एक वर्ड है, ब्रेक, उसी का ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है की वर्ब है ये, समझ रहे हैं, और ये ग्लास क्या है, नाउन है। आप बताइए इस नाउन की विशेषता ये वर्ब बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कि ग्लास की स्थिति बता रहा है, ग्लास कैसा, तो टूटा हुआ। आपने सुना होगा बर्निंग ट्रेन, देखिए आपने क्या सुना होगा मित्र, बर्निंग ट्रेन, इसका हिंदी होता है जलती हुई ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए बर्न क्या है, एक वर्ब है, और ट्रेन क्या है, एक नाउन है। तो बताइए नाउन के बारे में बताने का अधिकार किसको दिया गया है, एडजेक्टिव को, है कि नहीं। इस बात को भी आप नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को आप देखिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि बर्निंग अपने आप में बर्न एक वर्ब है, और वर्ब जो है यहाँ पे बता रहा है नाउन के बारे में। तो बताइए नाउन के बारे में कहने का अधिकार तो एडजेक्टिव को है ना, तो इसका मतलब है कि इसका नाम एडजेक्टिव रखना पड़ेगा। तो अब बताइए कि जब किसी भी वाक्य में जो है कोई क्रिया जो है यदि एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसका नाम रखना पड़ेगा पार्टिसिपल। क्या रखना पड़ेगा, पार्टिसिपल। अब बताइए समझ में आया ना। और ये पार्टिसिपल के भी 3 प्रकार हो सकते हैं। तो यह बात जो है जब पार्टिसिपल को डिटेल में पढ़ाया जाएगा वहां पर बताया जाएगा कि फिर इन तीनों में क्या अंतर है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है। चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, जिस स्लाइड में हम जो महत्वपूर्ण बातें, कुछ कुछ बिंदु जो हमने इसमें बोला है जो आप भूल सकते हैं, उस बात को हम लिख देते हैं और फिर आप अपने नोटबुक में उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए मित्र, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ाया, जो प्योरली बताया कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में, उस नोट्स को मैंने यहाँ पे, उस बिंदु को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और चलिए उस बिंदु को मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यही सारी बातें मैंने पिछली स्लाइड में ओरली बताया था। तो यहाँ पे कह रहा है अगर मित्र की वर्ब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कह रहा है कि मेन वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। इसी बात को मैंने समझाया था कि मेन वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। जब आपसे कोई पूछता है कि गो सिंगुलर के प्लूरल, तो आप कहिएगा प्लूरल, समझ रहे हैं ना। गो सिंगुलर के प्लूरल, कम सिंगुलर के प्लूरल, स्पीक सिंगुलर के प्लूरल, तो बेटा ये सब क्या होते हैं, प्लूरल।
ठीक है। ये सभी के सभी वर्ब प्लूरल होती हैं, इनके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल आएगा। इनके साथ कभी ही नहीं आएगा, इनके साथ कभी सी नहीं आएगा, इनके साथ कभी राम नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ नहीं आएगी क्योंकि प्लूरल होते हैं, ठीक है मित्र। और आगे देखिए क्या कह रहा है, दूसरी नोट में कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब की सबसे जो पहली कैटेगरी, तो सबसे पहली कैटेगरी हमने क्या लिखा था, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, उसमें 11 वर्ब को लिखा था। तो जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वही केवल सिंगुलर प्लूरल होता है, और बाकी न तो सिंगुलर होता है न तो प्लूरल। तो वही कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब की सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वही सिंगुलर प्लूरल होती है, बाकी नहीं, यानी बाकी नहीं होती है। मॉडर्न सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, सेमी मॉडर्न सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, वही बात को कह रहा है। अगला कह रहा है कि जिस भी वर्ब के अंत में यस, ईएस या फिर आईईएस लगा मिल जाए उसको ऑलवेज सिंगुलर समझिएगा, प्लूरल नहीं। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे अभी हमने समझाया कि इज में यस लगा हुआ है इसलिए सिंगुलर है, रटना नहीं है। जैसे वाज में यस लगा है इसलिए सिंगुलर है, डज में यस लगा है इसलिए सिंगुलर है, समझ रहे हैं। मैंने लिखा कैरीड, यहाँ पे आईईडी लगा हुआ है इसलिए सिंगुलर है, ठीक है। और ये बात केवल वर्ब में ध्यान रखिएगा, नाउन में नहीं, वरना नाउन प्लूरल बन जाता है, ठीक है। और तीसरे में चौथा नोट देख लेते हैं क्या कह रहा है। चौथा नोट कह रहा है मित्र कि मॉडल के साथ हमेशा भी1 का प्रयोग किया जाता है। इसी बात को मैंने समझाया था कि जैसे सेंटेंस लिखा है कि आई कैन डू इट, तब तक तो ये सही है, लेकिन जहां आपने लिखा कि आई कैन डन इट, ये हो जाएगा ब्लंडर। या जहां आपने लिखा आई कैन डूइंग, ऐसा कुछ भी लिखा तो गलत हो जाएगा, केवल क्या होगा, भी1। वही बात यहाँ पे कह रहा है। अगला कह रहा है कि मॉडल न तो प्रेजेंट होते हैं और नहीं पास्ट। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि कैन का पास्ट, देखिए मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है, कह रहा है कि कैन जो होता है इसका पास्ट जो होता है ना, लोग कहते हैं कि कैन का पास्ट क्या होता है बाबू, कुड होता है। ऐसा कहना सरासर गलत है, समझ रहे हैं ना। यह सही नहीं है कि कैन का गुड पास्ट होता है, और इस बात को आप आगे के वीडियो लेक्चर में डिटेल से समझ जाएंगे। चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।